फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है पूजा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम से रिलेटेड जो स्ट्रेस होती है उसको हमें कैसे मैनेज करना चाहिए और अपने रिजल्ट को हम कैसे जो है बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है 10th के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं और बच्चे बहुत परेशान होंगे अभी कि कैसे हम जो है अपने रिजल्ट को अच्छा करें। उन्हें बहुत सारी जो है चिंताएं होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं जिससे आप अच्छे से पढ़ के अपने अच्छे नंबर एग्जाम्स के अंदर ले सके। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि सबसे पहले देखिए जो स्ट्रेस होती है ना वो क्या होती है। वो हमारी कैपेसिटी की और कैपेबिलिटी जितनी काम करने की होती है उसको रिड्यूस कर देती है। मतलब हम जितना काम कर सकते थे उतना काम हम नहीं कर पाते और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो रिजल्ट है वो खराब हो जाता है, वो अच्छा नहीं आता। अब जो क्वेश्चन होता है कि जो बोर्ड के एग्जाम के अंदर जो रीजंस होते हैं स्ट्रेस के, वो क्या होते हैं। देखिए दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक जो पूरा साल पढ़ते नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, जितना सिलेबस उनके टीचर करवाते हैं वो नहीं करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सिलेबस अपना कवर नहीं कर पाते। इनको तो जो टेंशन है होना, स्ट्रेस होना स्वाभाविक है क्योंकि एंड पॉइंट पे उनको लगता है कि अब कैसे जो है कवर अप होगा सिलेबस, क्योंकि जो एग्जाम की डेट है आई थिंक अभी 1.5 महीना रह गया है 10th के बोर्ड के एग्जाम होने में। तो एक तो ये कारण हो गया कि सिलेबस जो है कवर नहीं होता। दूसरा है ओवर थिंकिंग। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एकेडमिक्स के अंदर अच्छे हैं, पढ़ाई के अंदर अच्छे हैं, लेकिन जब एग्जाम पास होने वाले होते हैं बोर्ड के एग्जाम, तब उन्हें चिंता हो जाती है कि कैसा पेपर आएगा, हम अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ पाएंगे या नहीं पाएंगे। यानी कि वो ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं रिजल्ट के बारे में एज कंपेयर टू एक्शन। वो एक्शन पे अपना जो है मतलब पढ़ाई पे अपना ध्यान कम कर देते हैं और ओवर थिंकिंग करना जो है शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी उनको स्ट्रेस होती है और जो है जितना वो कर सकते हैं ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा हुआ है उसके बावजूद भी उनकी कैपेसिटी जो है कम हो जाती है पेपर के अंदर अच्छा परफॉर्म करने की। रिजल्ट क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। तो अब मैं आपको इसके अंदर बताती हूँ कि ओवर थिंकिंग करने के जो दो कारण है। वो तो एक, आप बच्चे सोचते हैं कि सिलेबस जो है हमारा पेपर के अंदर आउट ऑफ सिलेबस ना हो जाए पेपर, इसकी वजह से भी वो टेंशन लेते हैं। या फिर जो है टफ तो नहीं आएगा पेपर, अगर टफ आया तो हम कैसे उसको करेंगे, हमारे तो मार्क्स कम आएंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि पेपर जो है ना आउट ऑफ सिलेबस कभी भी नहीं आता है। अगर आपका पेपर का कुछ हिस्सा आउट ऑफ सिलेबस आता है, और आउट ऑफ सिलेबस होने का क्या मतलब होता है कि जो जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किए होते हैं, अगर उसमें से जो है वो जो क्वेश्चन है नहीं आ रहा है, कहीं बाहर से आउट आ जाता है, मतलब वो उससे रिलेट नहीं कर पाता है, तब हम उसको आउट ऑफ सिलेबस बोलेंगे। देखिए अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है तो आपको कंपनसेटरी मार्क्स जो है वो बोर्ड जरूर देता है, तो उसकी तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पेपर यहाँ पे थोड़ा हो जाता है कि टफ हो सकता है, टफ और इजी हो सकता है, ये मैं मानती हूँ। अब टफ का क्या मीनिंग है, पेपर टफ तब होता है दो कारणों से। या तो आपका जो सिलेबस है, आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें एक पैटर्न बना होता है कि अच्छा इस यूनिट में से इतना आएगा, इस यूनिट में से इतना आता है और इतने नंबर का आता है, और इस यूनिट में से इतने नंबर का आता है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। एक रीजन तो हो सकता है टफ आने का कि लेट्स से कि किसी अनएक्सपेक्टेड यूनिट में से ज़्यादा नंबर का आ जाता है, या फिर जो टफ पार्ट है सिलेबस का, जैसे मैथ की कुछ यूनिट टफ होती है, अगर उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन का पेपर आ जाता है तब भी जो है वो टफ पेपर कहलाएगा। तो इसमें भी आप देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर टफ आता है तो वो सबके लिए ही टफ होता है और उसके अंदर क्या होता है कि मार्किंग जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं करती। फिर सीबीएसई, फिर जो बोर्ड होता है आपका, आपको जो है लूज मार्किंग वो करता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपके मार्क्स आते हैं, तो मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि बोर्ड के एग्जाम को लेकर ही हमें इतनी टेंशन क्यों हो जाती है। रीज़न ऑब्वियस है, ये होना जायज है। वो क्यों, देखिए जब हमारे टीचर एग्जाम को पेपर को जब सेट करते हैं तो हमें पता होता है कि कौन से पार्ट में से कितना जो है आने वाले, एक आइडिया हमें हो जाता है। मे बी जो हमारे टीचर हैं वो सारा तो हमें डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें आइडिया हो जाता है और हम अपने स्कूल के अंदर बैठ के एग्जाम देते हैं। हम उस एनवायरनमेंट जहाँ पे हम बैठ के एग्जाम दे रहे हैं उससे हम बहुत ज़्यादा वाकिफ होते हैं, हम कंफर्टेबल भी होते हैं उसके साथ। लेकिन बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्या होता है कि आपको दूसरे स्कूल के अंदर जाके पेपर देना होता है और आपका पेपर भी जो है दूसरे टीचर सेट करते हैं, तो वो एक कंफ्यूजन का कारण बच्चों के अंदर हो जाता है।
तो इसमें जो है ऑब्वियस सी बात है, आपको जो है पढ़ाई जो है ना, आपकी जो स्टडी है आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, सिलेबस आपको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, ये तो फॉर श्योर है, आपको जो है स्टडी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है कि भाई सारा साल तो ये लोग तो सारा साल नहीं पढ़े, जिन्होंने सिलेबस नहीं कवर नहीं किया, तो उनको तो टेंशन हो रही है। अब इस 1.5 महीने के हम अंदर ऐसा क्या कर लेंगे कि हमारी जो है हम अच्छे मार्क्स ले जाएंगे? तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा जो है पॉसिबल है। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम जितना चाहें अपनी कंसंट्रेशन को उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे अंदर उस चीज़ को लेके जुनून होना चाहिए कि अब इस 1.5 महीने के अंदर मुझे बस सिर्फ फोकस अपनी स्टडी के ऊपर करना है और अपने मार्क्स जो है अच्छे लेके आने हैं। अब मुझे इस बोर्ड के एग्ज़ाम को जो है अच्छे से पास करना है। तो ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, आप उसको प्लीज़ फॉलो करिए। और अगर आपके अच्छे मार्क्स ना आए तो मुझे कहना, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, किस बेस पे बता रही हूँ? देखिए, मैं आपको रैंडमली कुछ भी चीज़ नहीं बता रही हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं एकेडमिक्स के अंदर अच्छी रही हूँ, 1st से 10th क्लास तक मेरे हमेशा जो है मैंने क्लास के अंदर टॉप किया है, मैंने स्कूल के अंदर मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। और इवन मैंने उस टाइम पे हमारे 5th, 8th और 10th जो है तीनों बोर्ड की एग्ज़ाम होती थी, और मैंने 8th के अंदर भी टॉप किया है, जिसमें मैंने जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप किया था, और 10th के अंदर मैंने पूरे रूरल हरियाणा के अंदर टॉप किया था। तो और बीटेक एमटेक के टाइम पे भी मैंने जब भी चाहा कि मुझे टॉप करना है या मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, हमेशा किया है। मेरे मैथ में भी कई बार जो है 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो ये सब चीज़ें मैं ये आपको अपनी सिर्फ अकेडमिक्स बताने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि आपको श्योर कर रही हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगी। और अगर आपने स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को फॉलो किया, रिलीजियस फॉलो किया, पूरी जो है शिद्दत के साथ फॉलो किया, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देना है और जुनून के साथ स्टडी करनी है कि इस 1.5 महीने के अंदर तो बस हम जो है बिल्कुल पढ़ाई ही करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, और इस एग्जाम को जो है हम क्रैक करके छोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने जब भी आपके दिमाग में ये आता है कि एग्जाम कैसा होगा, उसी तभी के तभी आपको वहां से जो है ध्यान हटा लेना है और अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान फोकस करना है। अगर दिन में 10 बार ये क्वेश्चन आता है तो 10 के 10 बार आपको वो जो है ध्यान वहां से हटाना है ओवर थिंकिंग से, और अपनी जो है स्टडी के ऊपर फोकस करना है, बस उसको अपना याद करना शुरू कर देना है। तो वो आपको एक्शन में हमेशा रखेगा। फिर दूसरा है आपको वॉचिंग, जो है टीवी और मोबाइल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन। अगर हम 5 मिनट के लिए टीवी देखने बैठते हैं तो वो हमारा 1 घंटा जो है कब हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और शाम के टाइम पे तो हमें टीवी मोबाइल इतना अच्छा लगता है कि बस कुछ पूछिए ही मत, कि अगर जो चीज़ हम देखना नहीं भी चाहते वो भी हमें अच्छी लगेगी। तो आपको टीवी तो बिल्कुल नहीं देखना है, और मोबाइल जो है आपको, अगर आपको किसी जो है क्वेश्चन के लिए देखना भी है तो आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि मैं 5 से 10 मिनट के लिए ही इसको देखूंगा। तो आपको उस पर जो है कंट्रोल करना है, आपने अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है। तीसरा चीज़ है अपनी बुक्स जो है वो अरेंज करनी है। आपको अपनी बुक्स अपने टेबल के ऊपर सारी बुक्स लगा लीजिए कि ये इस सब्जेक्ट की है, मैथ की है, साइंस की, एनवायरनमेंट की, हिंदी, हिस्ट्री, सारी बुक्स जो है एक जगह रख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे जो है ढूंढनी ना पड़े कि मेरी वो बुक कहाँ पे है, उसका ये पार्ट कहाँ पे है। तो सारी की सारी अरेंज कर लेनी है। ये बहुत ही आपको अपने आप को जो है गाइड करना है। आप कैसे गाइड करेंगे? दूसरी चीज ये है, आप अपना सिलेबस लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए। सिलेबस को भी सबसे पहले आपको स्टडी करना है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस स्टडी करना है। क्या देखना है सिलेबस के अंदर कि कौन सा हिस्सा मैंने सिलेबस का अच्छे से किया हुआ है और कौन सा पार्ट मेरा जो है पेंडिंग है, किसके अंदर मैं अच्छी हूँ, किसके अंदर जो है मुझे अभी और मेहनत करनी है, या फिर उसको कवर करना है सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस तो कवर करना जरूरी है। तो एक रफ आप सिलेबस ले लीजिए, एक आप अपनी फाइनल एग्जाम के लिए एक कॉपी रखिए। तो रफ जो पार्ट है आपका, उसके अंदर ही आप जो है सारी अंडरलाइन करते चली जाइए कि ये जो पार्ट है मुझे पहले कवर करना है और कौन सा बाद में कवर करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर, ये तो गाइड है, ये तो आपके लिए भगवान की तरह है। प्रीवियस ईयर पेपर या सैंपल पेपर, और सीबीएसई जो बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है वो थोड़े सैंपल पेपर भी देता है। तो वो सब आप अच्छे से स्टडी करिए। स्टडी करने का क्या मीनिंग है, आप उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करने का क्या मीनिंग है कि आप देखिए कि किस यूनिट में से कितने नंबर का पेपर आ रहा है और कैसा आ रहा है, ईजी आ रहा है, टफ आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनका क्या पैटर्न है, किस लेवल तक मतलब डिफिकल्टी के वो जो बोर्ड है वो जाता है एग्जाम के, वो सब आप यहाँ पे एनालिसिस करिए और जो है यहाँ पे जो आपका सिलेबस था वहीं पे जो है लिख लीजिए उसको कि अच्छा इस यूनिट में से इतना आ रहा है, इसमें से इतना आ रहा है, इसमें से इतना आ रहा है, और कि लेवल है वो कितना है, वो टफ है, ईजी है, वो सब आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो ये तो आपका गाइड हो जाएगा, यही आपको इन जो एक्शन मैं बताऊंगी जो आपको स्टडी किस तरह से करनी है वो आपको गाइड करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी चीज, तो स्टडी को स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करने के लिए आपको कितने दिन है वो आपको देखना है। अगर आपके पास 45 डेज हैं तो लास्ट के जो 15 दिन है आप बिल्कुल रिवीजन के लिए उसको छोड़ दीजिए, और बाकी के जो दिन बचे हैं आपके पास उसको आप जो है अपना सिलेबस जिनका पेंडिंग रह गया उसको कवर करिए, उसको सॉल्व आउट करिए, तभी आप जो है अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक जो हमें टफ लगते हैं, एक जो ईजी होते हैं। अब ये टफ और ईजी वाला आप अपने अकॉर्डिंग सेट करिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट टफ लग रहा है, ठीक है। मेनली जो बच्चों को टफ लगते हैं वो मैथ, साइंस, ज्योग्राफी होती है, और सोशल साइंस, एनवायरनमेंट, हिंदी और जो ये हिस्ट्री होती है वो थोड़ा जो है जनरली इजी लगती है। मैं जर्नल पैटर्न बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग उसको देखिए। तो आपको टफ पेपर पहले देखने हैं और जो आपको इजी लगते हैं आप अपने अकॉर्डिंग वो चेक करिए कि जो आपको इजी लग रहे हैं वो एक तरफ उसको लिस्ट के अंदर रख लीजिए। तो क्या कर रहा है कि पहले जैसे 20 दिन है आप इन टफ पेपर्स को दीजिए, ठीक है। टफ पेपर में से फिर आप डिवाइड करिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है या जिस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा मेहनत देने की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। तो चलिए फिर भी एक मैं आइडिया बता देती हूँ कि जैसे मैथ है, मैथ को आप पहले 2 दिन दीजिए और उस 2 दिन के अंदर बस मैथ ही आपको पढ़ना है। और मैथ को कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि बस आप उसको देख लिया कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है चलो हो गया, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सोल्व करके देख लिया चलो हो गया, ऐसे नहीं करना। आपको एक एक क्वेश्चन जो है सोल्व करके देखना है। जो आपकी टफ यूनिट्स है मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की, जो आपको टफ लगती है पहले उनको जो है कवर अप कर लीजिए, क्योंकि ये जो पार्ट है मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो टाइम है आप सिलेबस को कवर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना सिलेबस कवर नहीं किया। टीचर से ज्यादा हेल्प लीजिए, अपने ट्यूटर से ज्यादा हेल्प लीजिए इस टाइम के अंदर। और तो ये क्या होता है कि आप 2-2 दिन दीजिए। अब जब आप 2-2 दिन करके या एक दिन करके पढ़ाई करते हो तो आप जो है थक जाते हो, एक सब्जेक्ट से फेडअप हो जाते हो। इसलिए मैंने बताया कि पहले सिर्फ 2 दिन मैथ पढ़िए, फिर 2 दिन साइंस, फिर इंग्लिश, फिर दोबारा से 2 दिन मैथ पढ़िए, 2 दिन साइंस और 2 दिन जो है इंग्लिश पढ़िए। इसी तरह फिर आपको क्या करना है कि अगले जो 7 दिन है वो जो आपको सब्जेक्ट थोड़े ठीक लग रहे हैं कि अच्छा ये सब्जेक्ट मैं कर पाऊंगी ईजिली, तो उनको करिए। और एक पॉइंट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगते हैं कभी भी उसको ऐसे इग्नोर मत करिए कि अच्छा ये तो सब्जेक्ट इजी है एग्जाम टाइम में मैं पढ़ लूंगा, या फिर इसको कम टाइम देके आप जो है ये सोचेंगे कि अच्छा इसको तो बस तैयारी इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। ये जो इजी सब्जेक्ट आपको लगते हैं ना, यही आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा जो है गेन करने में हेल्प करते हैं। तो इनको भी आपको फुल अटेंशन के साथ करना है, क्योंकि इससे आपकी जो परसेंटेज है वो बढ़ेगी। इस पर भी आपको कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा करनी है। देखिए इसमें टाइम कम क्यों लगता है, क्योंकि जो चीज़ टफ होती है ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर जो कवर अप करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ ज़्यादा टाइम दिया जाता है। और जो ये कम है तो क्योंकि आपके इंटरेस्ट भी होता है, आपको ईजी भी लगता है, तो आप उसको कम टाइम के अंदर ज़्यादा कर लेते हैं, इसलिए इसको कम टाइम देने की ज़रूरत होती है। लेकिन ध्यान जरूर देना, टेंशन जरूर देनी है, उनको अवॉइड नहीं करना है। फिर लास्ट के आप डेज 2 रिवीजन जो जरूर करिए। पहली रिवीजन 7 दिन ले लीजिए, उसके अंदर आप सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर डालिए, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जो भी आपके एक दिन उनको करके पूरा सुबह से लेकर शाम तक जो है। और इस टाइम पे फ्री भी हो जाते हैं, बिल्कुल स्कूल भी नहीं जाना होता, तो आपको पूरे 24 घंटे मिल रहे हैं, जिसमें से आप 6-7 घंटे अपने स्लीप के रखिए, 8 घंटे मिनिमम अपने स्लीप के आप कर लीजिए। बाकी टाइम पे आपको बस रिवाइज करना है सब्जेक्ट का। एक दिन जैसे हिंदी रिवाइज कर लिया, एक दिन इंग्लिश रिवाइज कर लिया, एक दिन मैथ पूरा प्रैक्टिस कर लिया, साइंस पूरा प्रैक्टिस कर लिया, और राइटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी आप बीच में करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है राइटिंग भी। और साइंस के केस में जैसे डायग्राम्स होते हैं, जहां भी जिस सब्जेक्ट के अंदर डायग्राम हो रहे हैं मिलते हैं आपको, उनको पूरा बना के देखना है डायग्राम को, क्योंकि उनसे ही आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। और फिर आप लास्ट में फिर से रिवीजन करिए, तो ये आपकी सेकंड रिवीजन हो जाएगी। तो 3 बार पढ़ लेंगे आप। एक बार यहाँ पे पढ़ लिया आपने, फिर 2 रिवीजन कर ली, और एक रिवीजन आपकी और होती है, वो कहाँ पे,
वो होती है स्कूल के टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो जब अभी क्या टाइम चल रहा है, सिलेबस पूरा कवर हो चुका है स्कूल्स के अंदर, तो क्या करते हैं टीचर्स, आपको रोज टेस्ट देते हैं। अब आपको बर्डन नहीं लेना, आप कैसे आप इस दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाएंगे कि स्कूल के टेस्ट भी हैं और ये चीज़ें भी हम कर रहे हैं, वो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि क्लास के अंदर अब आपको कोई भी पढ़ाई वैसे नहीं हो रही होती है, वो आपको सिर्फ रिवाइज करने के लिए वही टाइम दिया जाता है। लेट्स से कि आपका जो है 45 मिनट का अगर पीरियड होता है, तो उस टाइम पे आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट के उस टेस्ट जो आपको कल होगा उसके बारे में ही पढ़ रहे होंगे। तो जो भी टेस्ट आपका जिस भी सब्जेक्ट का होना है अगले दिन, तो आपको वो सारा काम आप स्कूल के अंदर ही पढ़ के आइए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो घर पे आके करिए, और रेस्ट टाइम जो है आप अपना जो आपने डिसाइड किया है वो करिए। तो यानी कि ये पार्ट भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप बहुत अच्छे से टेस्ट दीजिए स्कूल के अंदर, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि कितने मार्क्स मैं ले पा रही हूँ। और लेट्स से कि ये सिलेबस भी आप साथ साथ कवर करते चले जा रहे हो, और ये भी आप मतलब स्कूल के टेस्ट भी देते चले जा रहे हो, तो आपको पता लगता चला जाएगा कि मेरा लेवल कहाँ तक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपके नंबर स्कूल टेस्ट के अंदर थोड़े बहुत कम भी आ जाते हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि बस आपको स्टडी के ऊपर फोकस करना है। कहीं पे भी इस 1.5 महीने के अंदर आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बस अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है आपको, और बस पढ़ते जाना है, रिवाइज करते जाना है। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट, यही बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है। रिवीजन तो कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, और तो तीनों चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड है। आपको डिस्ट्रैक्शन अपनी बिल्कुल खत्म करनी है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे तो कैसे स्टडी करेंगे? अगर आपने अपने आप को गाइड नहीं करा, आपने जो है मैनेज नहीं किया, तब भी आप कैसे स्टडी कर पाओगे? आपको पता ही नहीं होगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है तीनों ही आपको करनी है, तभी आप जो है पूरे अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। अब दूसरी चीज़ होती है कि आपको स्टडी कैसे करनी है। देखिए, जब आप जो है कंटिन्यूसली पूरा दिन पढ़ाई करते हो तो बोर हो जाते हो, आप जो है अपना ध्यान जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा तरीका होता है कि आप जो है आधा घंटा पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, आप 1 घंटा पढ़िए, 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि जब भी हम ऐसा करते हैं ना, तो जो आपका ध्यान देने वाला पॉइंट होता है कि आप कितने टाइम का ब्रेक ले रहे हो, आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि जब मैं करती थी तो हमेशा जैसे मैं सोचती थी कि 5 मिनट का भी ब्रेक ले रही हूँ, तो वो 5 से 10 मिनट हो जाते थे। तो ये चीज़ जो है हमेशा ध्यान रखनी है। तो मैं हमेशा फोकस करती थी कि 5 मिनट नहीं, मैं सोचती थी कि 2 मिनट का ही ब्रेक लूंगी, तो 2 मिनट से वो ज़्यादा 5 मिनट हो जाते थे। लेकिन उससे ज़्यादा अगर होने लगते थे तो मन में ये होता था कि नहीं नहीं, मुझे पढ़ने जाना है, वापस से मुझे पढ़ना है, तो ऐसे हो जाता। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटे के बाद फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, और उस 10 मिनट के अंदर आप टीवी मत देखिए, बल्कि अपने पेरेंट्स से बात करिए। आप कुछ ऐसा काम करिए जिसमें आपको रिलैक्स मिलता है, या फिर सीधा जो है लेट जाइए आराम से। तो ये सब चीज़ें करिए, बल्कि अपनी डिस्ट्रैक्शंस आपको नहीं बढ़ानी है उस टाइम पे, वो कम करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगी आपके एग्जाम्स के लिए। अच्छे से प्रिपेयर करिए, डरिए मत, सब कुछ अच्छा होगा। एग्ज़ाम के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। चलिए, तो आप एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, और मुझे बताइए कि आपने कितने इस वीडियो को देख के आपको कितना फ़ायदा हुआ है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।